तो आज की वीडियो में हम द ओरिजिन मैडम कोई कोई चैप्टर 2 मूवी पे बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। चैप्टर 2 को समझने के लिए आपको चैप्टर 1 की कहानी जाननी होगी और उसकी एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 1 की कहानी खत्म हुई थी, यानी कि 1971 में बोलू और उसके दोस्त रोजमेरी के साथ गलत किए थे, जिससे रोजमेरी की जान जा चुकी है। अगले दिन गांव का प्रीस्ट ईफालादे को रोजमेरी की लाश मिलती है और वो इससे बहुत खफा था। प्रीस्ट ईफालादे का मानना था कि मृत के शरीर को वहीं दफनाना होगा जहां उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि ये एक शापित जंगल है और विक्टिम का खून यहाँ की मिट्टी में मिल गया है। तो अगर मृत के शरीर को उसके परिवार वाले ले जाएंगे तो वो रोजमेरी नहीं बल्कि कोई और होगी, समवन हु इज पजेस्ड। इस सब को सुन के तब जो गांव के काबियाशी थे, यानी वहां के काइंड ऑफ किंग, वो रोजमेरी के परिवार वालों को उसका शरीर जंगल में ही दफनाने के लिए मनवा लेते हैं। अब इतना सब हो जाने के बाद भी बोलू और उसके दोस्त लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इनफैक्ट एक रात वो सिस्टर रुथ के साथ गलत करने की सोचते हैं। तभी वहां बबा आ जाते हैं जो सिस्टर रुथ को बचाते हैं और इस हाथापाई में बबा इंजर्ड भी होते हैं। यहाँ बोलू भी अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें बबा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ का इंपॉर्टेंट इंसान है। कैसे? वेल, बबा यहाँ के चीफ प्रीस्ट इफालादे का बेटा था। तो ऐसे में बोलू और उसके 3 दोस्त यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन एक दोस्त जूडे की चाबी वहीं गिर जाती है। जूडे अपनी चाबी लेने वापस सिस्टर रुथ और बबा के करीब आता है जब हम पहली बार उस एंटिटी को देख पाते हैं। ये एंटिटी जूडे को मार गिराती है और सिस्टर रुथ क्लियरली देख पाती है कि ये एंटिटी असल में रोजमेरी के ही शरीर में है। जी हाँ दोस्तों, रोजमेरी वाला जूता ही इस एंटिटी के एक पैर में था और ये उस पापी इंसान जूड को मार के यहाँ से चली जाती है। इस घटना के बाद सिस्टर रुथ मदर सुपीरियर को सब बताती है, लेकिन 20 साल पहले भी उनका एटीट्यूड सेम ही था। जी हाँ, मदर सुपीरियर कहती है कि तुम्हें ही देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए था। मोरओवर, कोई भी ये भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करेगा तो तुम इसको किसी से मत बताना, अपने अंदर ही छुपा के रख लेना, मुंह बंद कर लो अपना। ऐसे भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो हुआ नहीं ना, हो सकता था, लेकिन बाबा के कारण तुम बच गई ना। ये सब सुन के सिस्टर रुथ इतनी टूट जाती है कि उसी दिन से वो बोलना ही बंद कर दी थी। मीनवाइल बाबा अपने पिता प्रीस्ट इफालादे को बताते हैं कि जंगल में एक एंटिटी अनलीश हो गई है जो कि अब लोगों को मार के अपना बदला लेगी। इफालादे फौरन अपने रिचुअल्स करते हैं जिसमें वो गांव के एंसेस्टर से इस समस्या का समाधान मांगते हैं। अगली सुबह वो फौरन काबियाशी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कैसे एक एंटिटी अनलीश हो गई है और अब ये एंटिटी बिना अच्छा बुरा सोचे अपना बदला लेने के लिए सबको मारने लग जाएगी। इस समस्या का सिर्फ एक समाधान है और वो ये कि जो लोग भी रोजमेरी के कत्ल में इन्वॉल्व थे उन्हें और उनके पिता को अपना एक उंगली सैक्रिफाइस करना होगा, यानी कटवाना होगा। देन इफालादे रिचुअल से इस एंटिटी को बांध देगा, जिसके बाद रोजमेरी के कत्ल में इन्वॉल्व लड़के समेत उनका पूरा परिवार इस गांव को छोड़ देगा। मोरओवर, इन चारों परिवार का वंश भी फ्यूचर में कभी भी इस गांव की धरती पे पांव नहीं रख सकता। अगर कभी भी इनके वंश से कोई भी यहाँ आता है तो ये एंटिटी फिर से जाग उठेगी। अब इस बात को कोई भी नहीं मानता। इनफैक्ट बोलू और उसके पिता तो ये सब सुन के एकदम गुस्सा होने लग जाते हैं, लेकिन उसी रात ये एंटिटी बोलू को मार गिराती है, जिसके बाद बोलू के पिता और बाकी अपराधी लोग भी परिवार समेत गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद इफालादे जंगल में रिचुअल करता है जहां वो अपराधी और उनके पिता की उंगली काट लेता है एज सैक्रिफाइस। देन यहां हम इस एंटिटी को आते भी देखते हैं, लेकिन अब तक इफालादे का रिचुअल पूरा हो गया था, जिससे ये एंटिटी वापस चली जाती है। रिचुअल खत्म होते अपराधी और उनके परिवार वाले इस गांव को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। तब से 20 साल हो गए और वो एंटिटी कभी नहीं दिखी, लेकिन अचानक वो वापस जाग गई है, यानी कि उन अपराधियों के वंश का कोई तो इस गांव में फिर से कदम रखा है। यही वजह है कि कोई भी नया आदमी गांव में आने से पहले काबियाशी से मिलता है ताकि वेरीफाई हो सके कि ये बंदा उन अपराधियों में से किसी के वंश का तो नहीं था ना। खैर, तो प्रेजेंट में यानी 1991 में बबा की इस कहानी को ऑस्कर मान लेता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला थियोफिलस नहीं मानता। थियो के हिसाब
से ये एंटिटी भूत प्रेत वाली कहानी सिर्फ बकवास है। बाबा यहाँ बताता है कि वो तो अपने पिता का काम कंटिन्यू नहीं किया, यानी वो प्रीस्ट नहीं बना, लेकिन उसका एक दोस्त प्रीस्ट है जो कि उसके पिता इफलादे के अंदर ही ट्रेन करता था। ऑल्दो बाबा और उसका जो वो दोस्त है ये दोनों अभी टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। बाबा यहाँ पुलिस को ये भी बता देता है कि उनके स्कूल से आईडी नामक बच्चा मिसिंग है। ऐसे में पुलिस बाबा को मित्सुरी का फोटो दिखाती है और बाबा पहचान भी लेता है कि हाँ ये तो आईडी ही है। उसके बैक पे एक बर्थ मार्क था जिससे बाबा तुरंत रिकॉग्नाइज इस चीज को कर लिया था। खैर इतना सब हो जाने के बाद बाबा पुलिस स्टेशन से चला जाता है और यहाँ हम ईगे नामक फैकल्टी को बाबा पे नजर रखते हुए देख पाते हैं। खैर तो अगले दिन बाबा अपने उस दोस्त से मिलने जाता है, हाँ वही जो कि अभी प्रीस्ट है और उसका नाम है फजीमी। यहाँ फजीमी और बाबा फनी वे में आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि इनका आपस में बनता नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाबा अपने पिता का काम नहीं संभाला था और घर छोड़ के चला गया था। वहीं फजीमी को सब देख रेख करना पड़ा था और फिलहाल फजीमी प्रीस्ट है। यहाँ बाबा कहता है कि अपने पर्सनल डिफरेंसेस को हम बाद में सुलझा लेंगे, फिलहाल ये जान लो कि वो 20 साल पहले वाली एंटिटी वापस आ गई है। ये सुनते फजीमी सीरियस हो जाता है और बाबा को घर के अंदर बुलाता है। फजीमी अपने रिचुअल्स वगैरह करके इस बात को कंफर्म करता है कि वाकई में वो स्पिरिट आ गई है और वो इस कर्स से रिलेटेड एक और कहानी सुनाता है। तो ये बात 1941 की है जब इस गांव में एक औरत को रॉन्गफुली मारा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस औरत के सभी बच्चे 4 साल की उम्र से पहले मर गए थे और लोग इस औरत को विच मानने लगे, जबकि सच्चाई ये थी कि उस औरत के बच्चे किसी बीमारी की वजह से मरे थे। ये औरत कोई विच नहीं थी। तो उस समय का चीफ प्रीस्ट इस औरत को शाप दिया था कि वो मरने के बाद भी पीस या रेस्ट अटेन नहीं कर पाएगी, इसलिए उस औरत की आत्मा हमेशा इस जंगल में भटकती रहती थी। तो ऐसा ही हो रहा है जहां आज भी उस शापित पेड़ के सामने उस औरत की चीख सुनाई देती है और वो पेड़ शापित भी इसीलिए क्योंकि उसी पे उस औरत को लटका के मारा गया था। उस औरत को अपना बस बदला चाहिए और उस पेड़ की खास बात यह है कि वहां अर्थ के सारे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे वहां कभी कभी स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड कोलाइड करता है। इसी इंटरसेक्शन के कारण वो स्पिरिट रोजमेरी के शरीर को पजेस कर ली थी क्योंकि रोजमेरी उसी पेड़ के पास मारी गई थी। यानी कि ये स्पिरिट अब पूरे गांव से अपना बदला लेगी। इनफैक्ट वो धीरे धीरे सबको मारने की कोशिश करेगी, इर्रेस्पेक्टिव कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। स्पिरिट को रोकने के लिए फजीमी को एक ब्लड रिचुअल करना होगा और इसमें उसका खून लगेगा जो कि उन बैनिस्ड फैमिलीज में से किसी का वंश है और इस गांव में अपने कदम रखा है या रखी है। फजीमी यहाँ कहता है कि ओरेकल के हिसाब से बाबा उस इंसान को जानता है क्योंकि बाबा पे उसकी स्मेल है। ये सुनते बाबा को कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि वो इंसान कौन हो सकता है जो कि इस धरती पे कदम रखा है, मतलब उन बैनिस्ड फैमिली का कोई वंश। दूसरी तरफ ऑस्कर और थियो मदर सुपीरियर से मिलने जाते हैं जहां वो ये पॉइंट रखते हैं कि आपके स्कूल का एक बच्चा आईडी शायद मिसिंग है और वही मारा गया है। लेकिन मदर सुपीरियर इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। पहले तो इन्हें 1 घंटे से ज्यादा वेट करवाती है, देन इन पे भड़क जाती है और ये पुलिस वाले ज्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मोreover मदर सुपीरियर का बहुत ज्यादा रेपुटेशन था आसपास, प्लस वो चर्च से जुड़ी थी तो पावरफुल भी थी। इस सब के दौरान ऑस्कर स्कूल के एक स्टूडेंट पे लाइन मार रहा था और वो भी ऑस्कर को भाव दे रही थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद थियो यहाँ से चला जाता है लेकिन ऑस्कर इस लड़की के लिए रुक जाता है, लेकिन झूठ बोल देता है कि मैं यहाँ इसलिए रुक रहा ताकि मैं चोरी छुपे कुछ इन्वेस्टिगेशन करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। खैर थियो पुलिस स्टेशन जाके उन 4 फैमिली के लोगों को ट्रेस करता है जिन्हें गांव से 1971 में निकाल दिया गया था। तो उनमें से 2 तो अब मर चुके हैं, एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में है, लेकिन एक बंदा जिसका नाम सिले था उसका कोई अता पता नहीं है। यानी हो ना हो सिले ही या तो खुद गांव में वापस आया है या फिर उसका कोई बच्चा इस गांव में अपने कदम रखा है। दूसरी तरफ ऑस्कर उस लड़की स्टूडेंट के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है, दोनों की मर्जी से ऑफ कोर्स, एंड देर रात वो स्टूडेंट ऑस्कर के पास से अपने स्कूल वापस चली जाती है। इसके ठीक बाद ऑस्कर जंगल के आसपास था और वहां पे वो एंटिटी ऑस्कर पे अटैक कर देती है जिसमें ऑस्कर मारा जाता है। अब इस अटैक का भी नाइट में अमांडा को आता है और यहाँ हम उसके हाथ पे अजीब वेन्स जैसा निशान बनते देखते हैं। इस निशान को एडना भी नोटिस करती है। नाउ कमिंग टू मदर सुपीरियर, उन पे और प्रेशर बनने लग गया था क्योंकि फादर जॉन भी अब इन कत्लों के बारे में उनसे पूछने लग गए थे। मदर सुपीरियर यहाँ झूठ बोल देती है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हमारे स्कूल का बच्चा नहीं मरा है। तो इसके बाद लैश, केडी और तोकुन्बो चालाकी से मदर सुपीरियर से अमांडा की कंप्लेन कर देते हैं, सेइंग कि वो हमारे साथ प्रैक्टिस करने नहीं आती फॉर स्कॉलर्स कंपटीशन। ऐसे में मदर सुपीरियर एडना और अमांडा को चैम्बर में बुला के खूब डांटती है। वो कहती है कि आज से अमांडा उनकी निगरानी में स्कॉलर्स टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करने जाएगी। ये दोनों मदर सुपीरियर से बताने की कोशिश करती हैं कि वो तीनों हमारे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो एक नहीं सुनती। नाउ जब एडना और अमांडा मदर सुपीरियर के चेंबर से बाहर निकलती हैं तो उसे वहां बबा और इंस्पेक्टर थियो मिलते हैं। ये लोग अमांडा से कुछ
कुछ पर्सनली बात करना चाहते थे और अमांडा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल थियो को तो इन आत्मा वाली कहानियों में भरोसा नहीं था, लेकिन वो बबा के साथ मिलकर इसे एक बार टेस्ट करना चाहता था। मोreover, आज सुबह से ऑस्कर गायब था, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मारा गया, जो कि इन्हें अब तक तो नहीं पता है। सो बबा और थियो का थियरी ये था कि अमांडा सिले की बेटी हो सकती है, क्योंकि वही इस स्कूल और गांव में नई नई आई है। इस बात को प्रूव करने के लिए ये लोग अमांडा को लेकर उसकी माँ के घर जाते हैं और अमांडा की माँ कंफर्म कर देती है कि सिले ही अमांडा का बाप है। वो दोनों एक बार में मिले थे और जब अमांडा की माँ उससे प्रेग्नेंट हुई तो सिले उन्हें भगा दिया, बेसिकली उन्हें छोड़ दिया। सो नाउ दैट ये कंफर्म हो चुका है कि अमांडा के कारण ही वो एंटिटी वापस आजाद हुई है, तो इन्हें बस अमांडा के खून से ब्लड रिचुअल करना है ताकि उस एंटिटी को वापस बाइंड किया जा सके। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों अमांडा को ही उस एंटिटी के नाइटमेयर्स आ रहे थे। तो इसके बाद बबा और थियो अमांडा को फजीमी के पास ले जाते हैं, जो कि अमांडा का थोड़ा सा खून लेके ब्लड रिचुअल करता है। इससे आइडियली वो एंटिटी बाइंड हो जानी चाहिए, लेकिन फजीमी बबा के पिता जितना पहुंचा हुआ प्रीस्ट नहीं था, तो उसका रिचुअल काम नहीं भी कर सकता है। फजीमी कहता भी है कि इससे वो स्पिरिट बस टेम्पररी फोर्टिफाई होगी और अमांडा पे अटैक नहीं करेगी। स्टिल ध्यान रहे कि वो स्कूल की तरफ बढ़ रही है, तो तुम लोग ध्यान रखना अपना। और हाँ, मेरा जो ये पूरा रिचुअल है वो फेल भी हो सकता है, तो अमांडा भी खतरे में है, ऐसा मत सोचना उस पर अटैक नहीं होगा। तो रिचुअल वगैरह हो जाने के बाद जब अमांडा वापस स्कूल आती है तो शी वाज ऑलरेडी लेट फॉर स्कॉलर्स कंपटीशन प्रैक्टिस। मदर सुपीरियर एकदम आग बबूला होकर उसे खुद प्रैक्टिस के लिए ले जाती है। मीनवाइल वो इगे से बबा पे हमला करवा देती है ताकि बबा इनको एक्सपोज करता ना घूमता फिरे। थोड़ी देर बाद इगे आकर मदर सुपीरियर को अपने साथ ले जाता है ताकि दोनों मिलकर बेहोश बबा का ठिकाना लगा सके। लेकिन जब दोनों जंगल में जाते हैं तो बबा उस जगह पे नहीं था जहां इगे उन पे हमला करके उन्हें बेहोश किया था, यानी कि बबा उठ के भाग गया होगा। वहीं अमांडा अब लैश और उसके दोस्तों के साथ अकेली थी और ऐसे में ये तीन हरामखोर अमांडा के साथ गलत करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो एंटिटी आकर इन तीनों लौंडे को मार गिराती है। दिस प्रूव्स कि फजीमी का रिचुअल कुछ खास काम नहीं किया। अमांडा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन मदर सुपीरियर और ईगे स्कूल की तरफ आते हैं, जहां वो चैपल में इस एंटिटी को देखते हैं। ये एंटिटी अमांडा की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इनके बीच थी सिस्टर रुथ। मदर सुपीरियर यहाँ इस एंटिटी पे भी अपना हुक्म चलाने की सोचती है कि इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू एंड ऑल दैट। और ऐसे में ये एंटिटी ईगे को तो मार ही डालती है और मदर सुपीरियर पे भी हमला कर देती है। एन वक्त पे यहाँ थियो भी आता है और ये एंटिटी उसको भी उछाल देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि बबा भी पड़ा हुआ था, यानी कि बबा जंगल से भाग के इस जगह पे आ गया होगा। खैर, अब ये एंटिटी अमांडा की तरफ बढ़ती है अपना बदला लेने, लेकिन सिस्टर रुथ 20 साल बाद बोलने लगती है और वो इस एंटिटी से कहती है कि कैसे सिले के क्राइम के लिए उसकी बेटी अमांडा को मारना सही नहीं होगा। सिले जो भी गलत किया था उससे अमांडा का क्या लेना देना। इतना बोलने के बाद भी ये एंटिटी सिस्टर रुथ की एक नहीं सुन रही थी और अपने स्क्रीम से सबको डरा रही थी। सिस्टर रुथ यहाँ रोजमेरी को भी आवाज लगाती है, क्योंकि ये आत्मा रोजमेरी के ही शरीर में तो थी। एक पॉइंट पे ये एंटिटी सिस्टर रुथ और अमांडा दोनों का गर्दन पकड़ के इन्हें हवा में टांग देती है और ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सब मारे जाएंगे। लेकिन ऐन मौके पे अमांडा अपना हाथ काट के खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करती है। इस बात को लेकर सिस्टर रुथ कहती है कि एक इनोसेंट लड़की खुद को सैक्रिफाइस कर रही है, क्या तुम्हें यही चाहिए था रोजमेरी? तुम इस वेंजफुल स्पिरिट को अपने ऊपर कंट्रोल मत लेने दो और हम सबको छोड़ दो। नाउ ये जो भाषण था ये समहाउ इस बार वर्क कर जाता है एंटिटी के ऊपर और ये एंटिटी वहां से चली जाती है। तो अगले दिन हम देख पाते हैं कि सिस्टर रुथ अब बोल रही है शी इज ऑल राइट और बबा भी ठीक है। वहीं अमांडा चोटिल जरूर है, लेकिन सही समय पे मेडिकल केयर मिलने की वजह से वो भी स्टेबल है। मरने वाले लोग थे लैश, केडी, तोकुन्बो और ईगे। साथ ही पुलिस को अब ऑस्कर की लाश भी मिल गई थी। वहीं मदर सुपीरियर को थियो और बाकी के पुलिस वाले अरेस्ट कर लिए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो स्कूल में चल रहे इतने सारे क्राइम्स को छुपाती आई थी। यहाँ थियो बबा से पूछता है कि क्या वो एंटिटी या वेंजफुल स्पिरिट हमेशा के लिए चली गई है। बबा कहता है कि हम कुछ कह नहीं सकते, वो वापस आ सकती है, बट लेट्स होप कि हमारे जिंदा रहने तक वो वापस ना आए। अब यहाँ से कहानी 2 महीना आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम सिस्टर रुथ को मदर सुपीरियर का पोजीशन संभालते हुए देखते हैं। वहीं अमांडा भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वापस स्कूल ज्वाइन कर ली है। मूवी के एंड में हम फजीमी और बाबा को आपस में बात करते सुन पाते हैं और यहाँ फजीमी कह रहा था कि ये वेंजफुल स्पिरिट भले चली गई है, लेकिन वो पक्का वापस आएगी। इस बार वो सिर्फ उन्हें टारगेट करेगी जो गांव में बुरा करते हैं। नाउ फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जहां हम 1 साल बाद की घटना देखते हैं। तो स्कूल में ही एक सीनियर लड़की जूनियर लड़के को बुली कर रही थी, जहां वो उसे अकेले मिलने बुलाती है रात को और उसके साथ जबरदस्ती करती थी। एक रात जब वो ऐसा कर रही थी कि तभी पूरे आसपास का माहौल लाल रंग का हो जाता है और हम उस एंटिटी के शू वाले चलने की आवाज सुन पाते हैं। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।
दोस्तों ये थी कहानी चैप्टर 2 ऑफ मैडम कोई कोई की, और फिल्म के एंडिंग में हम क्लियर समझ पा रहे हैं कि ये एंटिटी यानी कि मैडम कोई कोई बदला लेने वापस आ चुकी है। जस्ट दैट अब ये बस गलत इंसानों को ही मारेगी, सबसे बदला नहीं लेगी। स्पेशली वो उन लोगों को मारेगी जो दूसरों के साथ जबरदस्ती गलत करते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। अगर हम इस एंटिटी की बात करें तो ये है मैडम कोई कोई। ऑफ कोर्स फिल्म के नाम से ही आप ये बात समझ पाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि मैडम कोई कोई नाइजीरिया और वी कैन से साउथ अफ्रीका की एक बहुत जानी मानी अर्बन लेजेंड है। जी हाँ, इन्हें लेडी कोई कोई, मिस कोई कोई, मैडम हाई हील्स और मैडम मोके के नाम से भी जाना जाता है। मैडम कोई कोई यूजुअली बोर्डिंग स्कूल्स को हॉन्ट करती है, लाइक डॉर्मेट्रीज, हॉलवेज, टॉयलेट्स इत्यादि। अब अगर डे स्कूल हो तो ये उन स्टूडेंट्स को हॉन्ट करती है जो यहाँ या तो जल्दी स्कूल आ जाते हैं या फिर लेट वापस जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैडम कोई कोई पहले एक स्टाइलिश स्कूल टीचर थी जो कि हाई रेड हील्स पहनती थी, जस्ट लाइक रोजमेरी इन दिस मूवी। जब भी वो हील्स पहन के चलती थी तो उससे एक साउंड निकलती थी और उस साउंड को डिस्क्राइब किया गया है कोई कोई कह के, यानी कि साउंड कोई कोई जैसा साउंड करता था, कोई 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 ऐसा, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया मैडम कोई कोई। वो स्टूडेंट्स को बहुत मारती पीटती थी और एक बार वो एक फीमेल स्टूडेंट को इतने जोर से थप्पड़ मारी कि उस लड़की के कान से खून निकल गया। ऐसे में मैडम कोई कोई को स्कूल से निकाल दिया गया और जब वो घर वापस जा रही थी तो अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो मारी गई। तभी से उनकी आत्मा बच्चों को परेशान करती है। बच्चे अब स्कूल में उनके हील्स की साउंड कोई कोई सुन पाते थे और मैडम कोई कोई उन्हें हॉन्ट करने लगी। अब इस अर्बन लेजेंड को लेकर एक और सिमिलर सी कहानी काफी फेमस है, ऑल्दो पिछले कहानी से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ भी मैडम कोई कोई अपने बच्चे को कुछ ज्यादा ही मारती पीटती थी, वो रेगुलर है, लेकिन एक रात बच्चे लोग ही मिलकर मैडम को मार डाले और इस हाथापाई में मैडम का एक जूता खो गया। तब से उनकी आत्मा एक ही हील वाले जूते पहनकर बच्चों को हॉन्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कि अर्बन लेजेंड की कहानी कैसी है और मूवी में इसे कैसे इंटीग्रेट किया गया है। देखा जाए तो मूवी में कहानी को एकदम पलट दिया गया है, जहां 1941 में वेंजफुल एंटिटी की कहानी हमें बताई गई है। साथ ही 1971 में भी रोजमेरी एक अच्छी टीचर थी। मतलब रोजमेरी बच्चों को मारती पीटती नहीं थी, इनफैक्ट उनके साथ ही एक्चुअली में गलत हो गया था। तो कहानी से ये डिफरेंस है, लेकिन अगर हम फिजिकल डिपिक्शन की बात करें तो वो एकदम ऑन पॉइंट है। लाइक रेड हील्स, देन एक पैर में ही हील्स, उनके फुटस्टेप्स की आवाज, बोर्डिंग स्कूल का पूरा सेटअप इत्यादि। फिल्म एक सोशल इशू पे भी प्रकाश डालती है कि कैसे पुराने टाइम पे कई मासूम लड़कियों के साथ हमेशा गलत होता था। इनफैक्ट वो पुलिस वाला ऑस्कर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसका भी मेंटालिटी खराब ही था ना। भले ये जुर्म अक्सर लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कियां इसे फेस करती हैं, लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में एक लड़की किसी लड़के के साथ भी गलत कर रही थी, यानी थोड़ा चांस है कि लड़के भी विक्टिम्स हो सकते हैं और इस पॉइंट पे भी फिल्म में फोकस किया गया है। तो इसी एक्चुअल इशू को फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, जहां अंत में मैडम कोई कोई अब सारे गलत करने वाले लोगों को मार गिराएगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये 2 पार्ट फिल्म ना सिर्फ अर्बन लेजेंड पे फोकस करता है बल्कि सोशल इश्यूज पे भी फोकस करता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, चाहे वो फिल्म की कहानी हो, थियरीज हो, अर्बन लेजेंड की कहानी हो, सब पे अपन बात कर लिए हैं। एंड आई होप कि अब आपके मन में लेजेंड कोई कोई को लेकर कोई और भी सवाल नहीं होगा। साथ ये भी उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इन केस आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पूछ लीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।